So, Giant friend, coming to the next topic is Firangi Raj and एंड ऑफ ए वर्ल्ड, फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा. ए चेन ऑफ ग्रीवांसेस इन अवध लिंक्ड प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट एंड सिपाही. अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया. In the different ways they came to identify Firangi Raj with the end of their world, the breakdown of things they valued, respected and held dear. वो सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे. A whole complex of emotions and issues, traditions and loyalties worked themselves out in the revolt of 1857. वो चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वो प्यार करते थे. 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी. In Awadh, more than anywhere else, the revolt became an expression of popular resistance to an alien order. बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था. The annexation displaced not just the Nawab, it also dispossessed the तालुकदार्स of the region. अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब को ही गद्दी नहीं छीन ली गई थी, इनके इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया गया था. द कंट्री साइड ऑफ द अवध वॉज डॉटेड विद द एस्टेट्स एंड द फोर्ट्स ऑफ द तालुकदार हु फॉर मेनी जनरेशंस हैड कंट्रोल्ड लैंड एंड पावर इन द कंट्री साइड. अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे. ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे. बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश, तालुकदार्स मेंटेन्ड आर्म्ड रिटेनर्स, built forts and enjoyed a degree of autonomy as long as they accepted the suzerainty of the Nawab and paid the revenue of their taluks. अंग्रेजों के आने के पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे. अगर वो नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने तालुकदार का राजस्व चुकाते रहें तो उनके पास काफ़ी स्वायत्ता भी थी, है ना. सम ऑफ द बिगर तालुकदार्स हैड एज मेनी एज 12,000 फुट सोल्जर्स एंड इवन द स्मॉलर वंस हैड अबाउट 200, है ना. तो कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही थे और छोटे मोटे तालुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती ही थी. द ब्रिटिश वेर अनविलिंग टू टॉलरेट द पावर ऑफ तालुकदार्स. तो जो अंग्रेज थे वो इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे. Immediately after the annexation, the तालुकदार्स were disarmed and their forts destroyed. तो अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग की कर दी और उनके दुर्ग को ध्वस्त कर दिए गए. द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी फर्दर अंडरमाइंड द पोजीशन एंड ऑथोरिटी ऑफ द तालुकदार्स. ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत और सत्ता को और भी चोट पहुंचाई. After annexation, the first British revenue settlement, known as the Summary Settlement of 1856, was based on the assumptions that the Talukdars were interlopers with no permanent stakes in the land. They had established their hold over the land through force and fraud. अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त, है ना, समरी सेटलमेंट के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई थी. यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था. उन्हें बल और धोखाधड़ी के जरिए उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था, ऐसा यह मानना था. द समरी सेटलमेंट प्रोसीडेड टू रिमूव द तालुकदार्स वेरेबल पॉसिबल. एक मुश्त बंदोबस्त ने तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया. Figure shows that in pre-British times, Talukdars had held 67% of the total number of villages in Awadh. By the summary settlement, this number had come down to 38%. तो आंकड़ों से यह पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे. एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई. The Talukdars of southern Awadh were the hardest hit and some lost more than half of their total number of villages they had previously held.
तो दक्षिण अवध के तालुकदारों की सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज़्यादा गांव हाथ से चले गए। British land revenue officers believed that by removing talukdars they would be able to settle the land with the actual owners of the soil and thus reduce the level of exploitation of the peasants while increasing the revenue returns for the state. तो जो ब्रिटिश और भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वो जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। उनको लगा कि तालुकदार जो बिचौलिए हैं वो बाहर कर देंगे तो डायरेक्ट किसानों के हाथ में चला जाएगा। बट दिस डिड नॉट हैपन इन प्रैक्टिस, लेकिन यह वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। रेवेन्यू फ्लोज फॉर द स्टेट इंक्रीज्ड बट द बर्डन ऑफ द डिमांड ऑन द पीजेंट्स डिड नॉट डिक्लाइन। तो जो राजस्व थी उसकी वसूली में तो इजाफा हो गया, है ना, भू राजस्व वसूली में इजाफा हो गया, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। सो रेवेन्यू फ्लोज फॉर द स्टेट इंक्रीज बट द बर्डन ऑन द डिमांड ऑफ द पीजेंट डिड नॉट डिक्लाइन। Officials soon found that the large areas of Awadh were actually heavily over-assessed. The increase of revenue demand in some places was from 30 to 70%. Thus, neither talukdars nor peasants had any reasons to be happy with the annexation. तो अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि जो अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 37% तक का इजाफा हो गया था। यानी न तो तालुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण का खुशी जताने का कोई भी कारण नहीं था। द डिस्पोजेशन ऑफ तालुकदार्स मेंट द ब्रेकडाउन ऑफ एंटायर सोशल ऑर्डर। और तालुकदारों को सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था ही भंग हो गई। The ties of the loyalty and the patronage that had bound the peasants to the talukdar were disrupted. निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे वो अस्त व्यस्त हो गए। In pre-British times, the talukdars were oppressors, but many of them also appeared to be generous father figures. They exacted a variety of dues from the peasants, but were often considerate in times of need. ना, अंग्रेजों से पहले तालुकदार की जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में वो बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वो किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। नाउ अंडर द ब्रिटिश द पीजेंट्स वेर डायरेक्टली एक्सपोज टू ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ कलेक्शन। अब अंग्रेज के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह से पीसने लगे। देयर वॉज नो लॉन्गर एनी गारंटी दैट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप और क्रॉप फेलियर द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड बी रिड्यूस्ड और कलेक्शन पोस्टपोन्ड, और दैट इन टाइम्स ऑफ फेस्टिविटीज द पीजेंट वुड गेट द लोन एंड सपोर्ट दैट तालुकदार हैड अर्लियर प्रोवाइडेड। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी जो पहले तालुकदारों से मिल जाती थी। सो इन एरियाज लाइक अवध वेयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द 1857 was intense and long lasting, the fighting was carried out by the talukdars and their peasants. तो अवध जैसे इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था। वहां लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथ में ही थी। Many of these talukdars were loyal to Nawab of Awadh and they joined Begum Hazrat Mahal, wife of the Nawab, in Lucknow to fight the British. Some even remained with her in defeat. तो बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल, जो नवाब की पत्नी थी, उनके खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम के पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। The grievances of the peasants were carried over into the sepoy lines, since a vast majority of the sepoys were recruited from the villages. किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। For decades, the sepoys had complained of low levels of pay and difficulty of getting leave.
By the 1850s, there were other reasons for their discontent. दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। The relationship of the sepoys with the superior white officer underwent a significant change in the years preceding the uprising of 1857. 1857 के जन विद्रोह के पहले सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। In the 1820s, the white officers made it a point to maintain friendly relations with the sepoys, है ना। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। They would take part in their leisure activities. They wrestled with them, fenced with them, and went out hawking with them. वो उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। Many of them were fluent in Hindustani and were familiar with the custom and culture of the country. These officers were disciplinarian and father figure rolled into one. उनमें से बहुत सारे थे जो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाजों व संस्कृति से वाकिफ थे। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित था। In the 1840s, this began to change. 1840 के दशक में यह स्थिति बदलने लगी। The officers developed a sense of superiority and started treating the sepoys as their racial inferiors, riding roughshod over their sensibilities, है ना। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी, अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वो सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वो उनकी भावनाओं की जरा भी फिक्र नहीं करने लगे। गाली गलौच और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। ट्रस्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय द सस्पिशन। द एपिसोड ऑफ द ग्रीस्ड कार्ट्रिज वॉज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस। सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया, भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण है। It is also important to remember that the close links existed between the sepoys and the rural world of North India. यह भी याद रखना एक महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। The large majority of the sepoys of the Bengal army were recruited from villages of the Awadh and eastern उत्तर प्रदेश। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश से गांव से जाकर भर्ती होकर आए थे। Many of them were Brahmins or from the upper caste. अवध was in fact called the nursery of the Bengal army, है ना। उनमें से बहुत सारे थे जो ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था। The changes that the families of sepoys saw around them and the threats they perceived were quickly transmitted to the sepoy lines. सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे वो जल्द ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। In turn, the fears of the sepoys about new catteries, their grievances about leave, their grouse about the increasing misbehavior and racial abuse on the part of their white officers were communicated back to the villages. तो दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति जो बढ़ता असंतोष था वो गांव में भी प्रतिबिंबित होने लगा। The link between the sepoys and the rural world had important implications in the course of uprising. सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रंग रूप पर गहरा असर पड़ा। When the sepoys defied their superior officers and took up arms, they were joined very swiftly by their brethren in the villages, है ना। तो जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे, फौरन ही गाँव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुड़ते थे। एवरीवेयर peasants poured into the towns and joined the soldiers and ordinary people of the towns in collective acts of rebellions. हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद।